हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे विदेशी व्यापार, क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट का टॉपिक नंबर 1.4 इकोनॉमिक्स के। विदेशी व्यापार किसका? विदेशी व्यापार भारत का। भारत के पर्सपेक्टिव से हम बात करेंगे इसमें। विदेशी व्यापार कब अच्छा हुआ, कब बुरा हुआ, कितना बुरा हुआ, क्या बदलाव आए, ये थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे ब्रीफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है विदेशी व्यापार, भारत का विदेशी व्यापार। ठीक है, क्या लिखा है कि प्राचीन समय से भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है। ठीक है, कि बहुत पहले से ही भारत एक व्यापारिक देश है। ब्रिटिश के आने से पहले ही व्यापारिक देश होने का मतलब कि और देशों के साथ भारत का लेन देन पहले भी होता था। ज़्यादा दूर नहीं होता था, क्योंकि ज़्यादा दूर जाने के लिए हमें फिर संसाधन चाहिए, उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, वो हमारे पास इतना अच्छा था नहीं। तो पास के देश जैसे कि चाइना हो गया, या फिर ईरान हो गया, या फिर अफगानिस्तान हो गया, इनसे हमारा लेन देन पहले भी थोड़ा बहुत था। और हमारी वस्तु की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, कच्चे माल हमारे बहुत अच्छे क्वालिटी के हुआ करते थे, इसलिए हमारी जो वस्तु भी बनती थी वो भी बहुत अच्छे क्वालिटी की बनती थी। तो कहीं ना कहीं विदेश में, या फिर कह लो कि पूरी दुनिया में हमारा एक नाम था कि हाँ, हम भी एक निर्यातक या आयातक हैं। व्यापार का मतलब होता है आयात और निर्यात दोनों। ठीक है ना, मैं एक आयात या निर्यात अकेले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो हमारा आयात निर्यात पहले भी होता था, ब्रिटिश के आने से पहले। लेकिन बदलाव आए। क्या बदलाव आया? परंतु औपनिवेशिक शासन के कारण भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, आकार और स्वरूप को बदल दिया गया या फिर बदल गया। औपनिवेशिक शासन का मतलब है ब्रिटिश शासन। जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का राज हुआ या अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया, उसी पीरियड को कहते हैं औपनिवेशिक शासन, उसी का नाम है औपनिवेशिक शासन। औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों ने हमारे ऊपर जो राज किया, वो सिर्फ हमारे ऊपर राज ही नहीं किया, बल्कि हमारे जितने भी अधिकार थे या जो भी हम कर रहे थे उन सबको अपने कब्जे में लिया। ठीक है, दूसरे देश के साथ हम व्यापार कर रहे थे, उसको भी उन्होंने अपने हिसाब से ढाला। अपने हिसाब से ढालने का मतलब है हम उसी देश के साथ व्यापार करते हैं जिस देश के साथ हमें लगता है कि हमें प्रॉफिट होगा। अभी भी यही होता है, भारत अभी भी उन्हीं के साथ व्यापार करता है जिनको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो हर देश वही चाहता है। तो अंग्रेजों का शासन अगर हमारे ऊपर था, तो अंग्रेज ये चाहेगा कि मैं भारत को उसी देश के साथ व्यापार करने दूं जिससे अंग्रेजों का प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस चीज में बंधक बना के हमारे साथ क्या किया गया कि हमारा जो व्यापारिक संरचना था, कि पहले हम जिसके साथ व्यापार कर रहे थे अंग्रेजों के आने से पहले, जिनके साथ भी हमारे व्यापार थे, उन सबको बदल दिया गया। कैसे बदल दिया गया? बदल दिया गया अंग्रेजों के प्रॉफिट के हिसाब से। जहां अंग्रेजों को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, हमारा व्यापार सिर्फ उनके साथ सीमित कर दिया गया। हमारी जो व्यापार की संरचना थी पहले, अंग्रेजों के आने से पहले, उसको बदल के उन्होंने अपने हिसाब से ढाल दिया। कारण क्या थे बदलने के? बदलने के मैंने यहाँ पे 5 कारण लिखे हैं। आपकी किताब में लगभग 5-6 कारण के आसपास है। 5 मेन कारण है। क्या है? वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क में प्रतिबंधकारी नीतियां। प्रतिबंधकारी नीतियां का मतलब होता है बहुत ही खराब नीति, पॉलिसी, बहुत ही खराब पॉलिसी। वस्तु उत्पादन में पॉलिसी क्या खराब थी? जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि वो सारा का सारा कच्चा माल ले जाके कहाँ लेके चले जाते थे? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में उस कच्चे माल से बनाते थे वस्तु, और वही वस्तु फिर हमें बेचते थे। तो सारा कच्चा माल जब वहाँ चले गए, तो हमारे यहाँ पे क्या उत्पादन होगा? उत्पादन के लिए कच्चा माल तो चाहिए ना, रॉ मटेरियल। तो सारा रॉ मटेरियल वो लोग लेके चले गए, तो हम कैसे उत्पादन करेंगे? तो इसलिए हमारे वहाँ पे उत्पादन हो नहीं पाता था वस्तु का। जहाँ तक व्यापार की बात है, व्यापार भी कहीं ना कहीं हमारा सीमित हो गया था, क्योंकि हमारे जब बाजार में वस्तु ही नहीं रहेगी, उत्पादन ही नहीं होगा, तो देश का व्यापार कैसे चलेगा? तो व्यापार भी खत्म हो गया। और जो थोड़ी बहुत व्यापार होता भी था या थोड़ा बहुत उत्पादन होता भी था, तो क्या होता है ना कि आप एक देश से दूसरे देश अगर कोई वस्तु लेके जाना चाहते हैं, तो आपको एक टैक्स देना पड़ता है, टैरिफ के नाम से, है ना। इंडिया में कस्टम चलता है। कहते हैं ना कि कोई वस्तु कस्टम में अटक गया है, मेरा यार कस्टम में अटक गया वस्तु, अभी थोड़ा आएगा, थोड़े टाइम लगेगा, या इस आइटम पे इतना टैरिफ लगता है। तो वो टैरिफ या कस्टम जो होता है ना, वो एक टैक्स होता है जो आयात या निर्यात पे लगता है ना। तो वो उसको सीमा शुल्क कहते हैं कि देश की जो सीमा है
उसका शुल्क, कि सीमा के पार जाएगा तो भी टैरिफ लगेगा या कोई टैक्स लगेगा, अंदर आएगा तो भी टैक्स लगेगा। तो उस शुल्क को अगर हम बढ़ा दें, उस टैक्स को अगर हम बढ़ा दें, तो जब हम बढ़ा देंगे तो कौन देश के बाहर अपना वस्तु बेचना चाहेगा? कोई नहीं, क्योंकि उसको ऊपर से पैसा देना पड़ेगा। कौन देश के अंदर वस्तु लाना चाहेगा? कोई नहीं, क्योंकि उसको ऊपर से पैसा देना पड़ेगा, वो भी ज़्यादा, क्योंकि सीमा शुल्क बढ़ गया है। तो ये ऐसी नीतियां थी जिसके कारण क्या हुआ कि दूसरे देशों के साथ हमारा जो व्यापार था वो धीरे धीरे खत्म होता चला गया, है ना। सेकंड क्या है कि भारत को कच्चे माल का निर्यातक बना दिया गया। अभी जैसा कि मैंने बताया था कि भारत से सारा का सारा कच्चा माल कहाँ चला जाता था? अंग्रेजों के पास। अब जब कच्चा माल अंग्रेजों के पास चला गया तो हम कौन सी वस्तु बनाएंगे? और अगर हम वस्तु नहीं बनाएंगे तो हम किसी को आयात या निर्यात क्या करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है कि भारत को इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का आयातक बना दिया। अब देखो, हमारे यहाँ से कच्चा माल लेके चले गए, कच्चा माल लेके गए, उस कच्चे माल की वस्तु बनाई, जो भी उस वस्तु को बनना होगा वो वस्तु बनी उपयोग में आने वाली, और उस वस्तु को महंगे रेट पे हमें ही बेचा गया। तो इंग्लैंड से बेचना, इसका मतलब हमारे यहाँ पे आयात करना, कच्चे माल का निर्यात, उससे बनी वस्तुओं का आयात, है ना। कच्चे माल का निर्यातक बन गए हम, और उससे बनी वस्तुओं का, इंग्लैंड में बनी वस्तुओं का आयातक बन गए हम, ठीक है। फोर्थ क्या है कि भारत के आयात निर्यात पर एकाधिकार जमाना। एकाधिकार का मतलब होता है कि पूरी पावर अपने मुट्ठी में रखना, पूरा पावर अपने हिस्से में रखना, किसी को थोड़ा भी पावर ना देना। एक का ही अधिकार, एक ही का अधिकार का होता है एकाधिकार। भारत के विदेशी व्यापार, चाहे फिर वो आयात हो या निर्यात हो, भारत के विदेशी व्यापार पर एकाधिकार किसका था? एकाधिकार इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने कर लिया था। तो अब जिसके साथ वो चाहेंगे उसी के साथ हमारे आयात निर्यात होंगे, जिसके साथ वो नहीं चाहेंगे उसके साथ हमारे आयात निर्यात नहीं होंगे, ठीक है। सबसे लास्ट, भारत का आधे से ज़्यादा व्यापार इंग्लैंड तक सीमित रखना और शेष व्यापार चीन, ईरान और श्रीलंका तक। देखो, भारत का एक तो विदेशी व्यापार बहुत ही कम था, क्योंकि उस टाइम नदी वगैरह से तो हम जा नहीं सकते थे, उतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था नहीं, हम जाते रोड के माध्यम से ही, और नदी से भी जाते तो बहुत कम दूरी तक, ज़्यादा दूरी तक नहीं। तो हम पास वाले देशों के साथ ही व्यापार करते थे। तो पास वाले देश हैं कौन कौन? एक चीन है, एक ईरान है, एक श्रीलंका है, नीचे की तरफ जाएंगे तो एक आध और मिल जाएंगे तो छोटे मोटे। तो हमारा व्यापार कहाँ तक सीमित था? इन्हीं एक दो तक सीमित था, वो भी बहुत कम। बहुत कम क्यों? क्योंकि जितना भी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होता था वो इंग्लैंड तक ही सीमित था, और जो थोड़ा सा बचा खुचा रहता था वो चीन, श्रीलंका या ईरान तक जाता था। तो आधे से ज़्यादा व्यापार हमारा कहाँ होता था? इंग्लैंड। कच्चा माल इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से बनी वस्तु हमारे यहाँ पे आई, फिर कच्चा माल इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से बनी वस्तु हमारे यहाँ पे आई। जो थोड़ा सा कच्चा माल हमारे देश में बचा था उसकी वस्तु बना के हमने क्या करा? चीन को बेचा, यानी तो ईरान को बेचा, यानी तो श्रीलंका को बेचा, कुछ हमने खुद भी यूज़ करा, है ना। तो ज़्यादातर व्यापार किसके साथ होता था? ज़्यादातर व्यापार इंग्लैंड के साथ होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि स्वेज मार्ग, ये वर्ड स्वेज मार्ग खुलने के बाद भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और सख्त हो गया। स्वेज मार्ग खुलने के बाद मतलब क्या समझ में आया? ये खुला है क्या कोई मार्ग, कोई रास्ता खुला है? हाँ, कोई रास्ता खुला है। कहाँ पे रास्ता खुला है? आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, तो वर्ल्ड मैप में अफ्रीका और यूरोप, नीचे यहाँ पे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है। अफ्रीका और यूरोप के बीच में आपको जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में वो जुड़ा हुआ नहीं है, पहले जुड़ा हुआ था। लेकिन होता क्या है ना कि मैं आप एक फोटो बना के दिखाऊं, ऐसे करके कुछ अफ्रीका है, जैसे सपोज ऐसे करके है, और यहाँ पे कुछ कुछ यूरोप है, ऐसे करके एक एक देश, यहाँ पे इंग्लैंड, यहाँ पे तो स्पेन वगैरह। तो यहाँ पे आपको ना जुड़ा हुआ दिखेगा, लेकिन एक्चुअली में जुड़ा हुआ नहीं है। हमारा भारत यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके भारत है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे ईरान, इराक, ये सब है। तो यहाँ से इस तरफ से जाने के लिए कोई रास्ता तो चाहिए। इतना ज़्यादा घूम के जाएंगे फिर तो बहुत ज़्यादा पेट्रोल या फिर जो भी कह सकते हो ईंधन लगेगा। यहाँ इतना ज़्यादा घूम के जाएंगे अफ्रीका के नीचे से, तो क्या किया गया कि एक शॉर्टकट निकाला गया। शॉर्टकट ये निकाला गया कि एक काम करते हैं, यहाँ पे तोड़ देते हैं, इसको तोड़ देते हैं और यहाँ पे इसको फिर ऐसे करके चला जाएगा। इसको कहते हैं स्वेज मार्ग।
ठीक है, इसको कहते हैं सुएज मार्ग। यहाँ पे जिबूटी है, इधर यहाँ पे इथियोपिया, ये सब है। आप देखोगे, मैं यहाँ पे एक फोटो डाल देता हूँ साइड में, आप वहाँ पे देख सकते हो सुएज मार्ग कहाँ पे है। ठीक है, उम्मीद है आपको सुएज मार्ग दिखेगा। अगर ना दिखे तो एक बार वर्ल्ड मैप देख के ना अफ्रीका का ये कोने वाला भाग देखना, उसको जूम करना, इसको जूम करना। गूगल मैप पे भी जाके देखोगे और वर्ल्ड मैप का देखोगे, अफ्रीका का इस जगह पे जूम करते 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 पहले तो आपको जुड़ा हुआ दिखेगा, नॉर्मल दिखेगा ही नहीं यहाँ पे कि खुला हुआ है रास्ता। फिर जब आप जूम करोगे उसको, तब दिखेगा आपको कि हाँ यहाँ पे एक टूटा हुआ रास्ता है। टूटा हुआ रास्ता मतलब क्योंकि पहले जुड़ा हुआ था, बाद में इसको खोल दिया गया व्यापार के लिए, व्यापार के उद्देश्य से, क्योंकि ऐसे लंबा रास्ता पड़ता, इसलिए इसको छोटा करने के लिए ऐसे कर दिया कि भारत को भी अगर जाना होगा तो ऐसे चला जाएगा, इधर के पूर्व के देशों को इधर से हो जाएगा, और इनको भी कुछ जाना होगा तो इधर से चले। कहने का मतलब ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और इस रास्ते के खुल जाने से, इस सुएज मार्ग के खुल जाने से विदेशी व्यापार और आसान हो गया, आयात निर्यात करना और आसान हो गया। इसके खुल जाने के बाद अंग्रेजों का हमारे ऊपर और ज़्यादा सख्त शासन हो गया। सख्त शासन का मतलब कि पहले थोड़ी सी ढील भी देते थे, चलो कि कोई बात नहीं तुम चाइना के साथ कर लो, चलो कोई बात नहीं तुम ईरान के साथ कुछ कर लो व्यापार अपना, श्रीलंका के साथ व्यापार कर लो। लेकिन बाद में सुएज मार्ग खुलने के बाद हमारे विदेशी व्यापार का और ज़्यादा सख्त नियंत्रण हो गया। किसका? अंग्रेजों का, क्योंकि उनको फ़ायदा दिख गया ना कि अब जो व्यापार होगा वो सीधा सीधा यहाँ से हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा, और यहाँ से वो सीधा अपने वहाँ लेके जा सकते हैं। पहले घुमा के लाना पड़ता था, या नहीं तो इधर रोड के रास्ते। तो इतना ना करके अब उनको सुएज मार्ग दिख गया, और सुएज मार्ग खुल जाने से हमारे ऊपर और ज़्यादा नियंत्रण हो गया, हमारे विदेशी व्यापार पर और ज़्यादा नियंत्रण हो गया। किसका? अंग्रेजों का। वही लिखा है यहाँ पे कि सुएज मार्ग खुलने के बाद भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और सख्त हो गया, कि भारत का जो व्यापार था उस पर अंग्रेजी नियंत्रण और सख्त हो गया, और ज़्यादा हमारे ऊपर नियंत्रण होने लगा। मैं साइड में एक फोटो डाल दूंगा, आप देख लेना कि क्या होता है सुएज मार्ग, मतलब क्या है सुएज मार्ग कहाँ पे है। मैंने इसको क्या गंदा मचा दिया। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन के शोषण से बचने के लिए भारतीय अपने सोने और चांदी बेचते थे। देखो, ब्रिटिश हमसे टैक्स लेता था हर चीज़ के लिए। किसान फसल उपजाएगा उसमें टैक्स, आप कोई वस्तु उत्पादन करेंगे उसमें टैक्स, आपको ज़िंदगी जीना है तो भी टैक्स, आप कुछ नहीं उत्पादन कर रहे तो भी टैक्स, तो थोड़ा कम टैक्स, किसी चीज़ का टैक्स, किसी न किसी चीज़ का टैक्स, तो हर चीज़ के लिए टैक्स तो जाता ही था, है ना। तो टैक्स देने के लिए इतना पैसा तो होता नहीं था, और टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा, कर देना ही पड़ेगा। तो होता क्या था कि लोग अपने सोने चांदी के जेवर बेचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि अब करे तो करे क्या, बेचना तो पड़ेगा ही, क्योंकि टैक्स तो देना जरूरी है। टैक्स के साथ कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, या टैक्स को बिल्कुल भी छूट नहीं दिया जाएगा। और हमारे पास इनकम है नहीं, तो नौबत ऐसी आ जाती थी कि अपने गहने बेचने पड़ जाते थे। नेक्स्ट क्या है कि अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अनेक आकस्मिक नुकसानों में भारत की संपदा का दोहन होता था। क्या मतलब इसका? मतलब ये कि आज मैंने किसी पर अपना काबू कर रखा है, मुझे लॉस हो गया, तो मैं किसका यूज करूंगा? मैं भारत को यूज कर लूंगा। कहने का मतलब ये कि कल को इंग्लैंड का कहीं किसी के भी साथ युद्ध होता है, और इंग्लैंड का शासन हमारे ऊपर था उस टाइम, तो इंग्लैंड का किसी के साथ युद्ध होता है तो इनडायरेक्टली हम भी तो उस युद्ध के पार्ट बन गए ना। हमारे ऊपर इंग्लैंड का शासन है और इंग्लैंड का किसी के साथ युद्ध हो रहा है, तो हम भी तो उसके पार्ट बन गए। तो हमारे जो रिसोर्सेस हैं, हमारे देश में जो भी संपदाएं हैं, चाहे वो लोह अयस्क हो या फिर जो भी हो, उसको निकाल के वो लोग औजार तो बनाएंगे ना, लोहे का औजार या स्टील का, जो भी हमारे संसाधन तो वो यूज़ करेंगे ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम भी तो उस युद्ध में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट हो गए हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि उनके युद्धों पर व्यय, उनके युद्ध में जो भी व्यय होता था, खर्चे होते थे, या फिर उनके देश में कोई भी आकस्मिक नुकसान हो जाए, चाहे भूकंप आ जाए, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत बड़ी सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया, तो कुछ भी नुकसान होता है, तो नुकसान में सिर्फ उनका नुकसान नहीं था, वो नुकसान हमारा भी था कि उनके वहाँ पे कुछ नुकसान होता है, फिर चाहे युद्ध का नुकसान हो या कोई भी आकस्मिक हानि हो, वो सिर्फ उन्हीं का नुकसान नहीं था, वो हमारा भी था। क्यों?
क्योंकि भारत की संपदा का दोहन किया जाता था। इसके बदले दोहन करने का मतलब कि हमारी संपदा, हमारे संसाधन का यूज किया जाता था उनकी भरपाई करने के लिए। ठीक है, उम्मीद है ये वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर बिल्कुल भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं अगला टॉपिक जब भी इस चैप्टर का कवर करूंगा उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कमेंट सेक्शन में है, आप जुड़ सकते हैं वहाँ पे। उम्मीद है अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।